हाँ भाई, तो इसी का आगे का बात करते हैं अपन, है ना। रे ऑप्टिक्स का मैंने एक रिलेशन बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रे ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, मतलब टर्म्स वगैरह पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि व्हेन लाइट इज यू कैन से striking on the boundary which is connecting between two medium, let's say कि ये कोई boundary है, ground है, तो if it is reflecting back in the same medium, then that phenomena is known as reflection of light. ठीक है, going back into the same medium, this phenomena is known as reflection of light. एक medium में आती है, if it will reflect back in the same medium, then that phenomena, definition लिख सकते हो, what is reflection of light? If light ray is reflecting back in the same medium after the reflection, that phenomena is known as reflection of light. आप नोट कर सकते हैं, है ना। अब हम कुछ पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हें ये प्लेन मिरर ही दिया हो सकता है कोई जनरल मिरर भी हो ऐसा, ठीक है। कोई भी टाइप का मिरर हो सकता है, कोई भी किसी भी शेप का मिरर हो सकता है, ये भी एक मिरर ही है। यहां पर भी लाइट रे गिरेगी तो भी वो रिफ्लेक्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेट्स से अगर मैंने यहां से लाइट फेंकी तो कुछ इधर इस डायरेक्शन में जाएगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन। ये पहला मीडियम हो गया है, दूसरा मीडियम हो गया, लाइट रिफ्लेक्टिंग बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड हम उसको बोलते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो लेट्स से कि ये अगर कोई सरफेस है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल लाइन बोलेंगे इसको। लाइट रे ऐसे आ रही है तो जो लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, दिस एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड after the reflection from this surface, it is going in this direction and it is making an angle, let's say r with the vertical or you can say normal line. That angle is known as angle of reflection. ठीक है, तो पहला लॉ अपना क्या है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसे ये वाला केस होता तो यहां पर भी सेम होता। इस वाले सरफेस पे अब जैसे जो कोई कार्ड मिरर तुम्हें दिया है कुछ ऐसा, तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, यहां पर मुझे कोई लाइट इंसिडेंट है तो कहां जाएगी, तो इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बनाएंगे। पहले तो बनाया टेंजेंट, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा नॉर्मल, ये है नॉर्मल और ये टेंजेंट। टेंजेंट परपेंडिकुलर समझते हो ना, नाम भी होते लोगों के, टेंजेंट परपेंडिकुलर ऐसा, नॉर्मल टेंजेंट ऐसा। तो नॉर्मल अगर ऐसा है, टेंजेंट ऐसा है, इस वाले केस में तो यही था टेंजेंट क्योंकि कर्व सरफेस नहीं थी, तो इसी के हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर। लेकिन कोई भी कर्व मिरर है, जैसे यहां पर भी मैं इसको टेंजेंट बोल सकता हूं, तो ये हो जाएगा इससे परपेंडिकुलर नॉर्मल। और अगर ये एंगल आई है तो इतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो ये हो जाएगा आर। एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये सेम मीडियम में जाएगा। और एक हमारे पास लॉ था, जैसे ए है, लेट्स से बी और ये सी है, तो और इसको बोल दो एम एम डैश। तो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ध्यान से समझना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal, all three lies in the same plane. लिख लेता हूं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यहां पर क्या है, AB रे, देन रिफ्लेक्टेड रे विच इज BC, और नॉर्मल, नॉर्मल लाइन विच इज M डैश। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट
sorry, incident ray, reflected ray and normal, all three lies in the same plane. All three lies in same plane, मतलब एक ही प्लेन में लाई करता है। अब इस एक प्लेन का मतलब क्या है, हम मार्कर भी चेंज कर लेते हैं। यस, ठीक है, सेम प्लेन का मतलब ये जैसे एक प्लेन है, उसी के अंदर ये तीनों के तीनों कुछ इस तरीके से लाई करेंगे। ये वाली चलती है ना, याद रखनी है। ये इस तरीके से एक ही प्लेन में तीनों लाई करेंगे। ये है अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ ऐसा नहीं होगा कि भाई नॉर्मल इधर है, ये कुछ ऐसा सीन नहीं होगा। तीनों की तीनों एक ही प्लेन में कुछ इस तरीके से लाई करेंगे। देखो इस तरीके से, है ना, एक ही प्लेन में। तो ये अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे घड़ी वाले सवाल कुछ ज्यादा फेमस रहते हैं इसके अंदर, बताता हूं मैं, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में भी, ये सब प्लेन मिरर का केस है। तो इसके पहले टाइप के जो सवाल है वो अपने कुछ ऐसे आते हैं, जैसे लेट्स से तुम्हें कोई भी शेप का मिरर दे दिया। लेट्स से मुझे एक स्फेरिकल मिरर दिया है, ऐसा मिरर है इस तरीके से। ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, मिरर है पूरा। मतलब आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्शन वाली है और इनर सरफेस जो है वो सिल्वर्ड है। एक स्फेरिकल मिरर है मेरे पास, और लेट्स से कि मैं कोई लाइट रे को ऐसे फेंक रहा हूं, इसकी रेडियस है r, और मुझे ऐसा बोला हुआ है कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन दिस रे विल बिकम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ये है y एक्सिस। या तो मैं दूसरे शब्दों में ऐसा दे सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रे इज डेविएटेड बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो मुझे ऐसा करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए एक्स वाई के टर्म में मुझे बताना है। मुझे ऐसा बोला है कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे इज डेविएटेड बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री इन द सेंस कि अगर वो ऐसे आ रही है तो अपनी जो रे है वो ऐसे बन जाएगी। ओरिजिनल लाइन से 90 डिग्री डेविएट होना, मतलब रे ऐसे जा रही थी तो इससे 90 डिग्री डेविएट होना मतलब या तो ऐसे चली गई या ऐसे चली गई, ठीक है, 90 डिग्री दोनों साइड। बट ऑब्वियसली बात है इस साइड नहीं जाएगी तो वो ऊपर ही जाएगी। तो अब अपने को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है, तो उसका थोड़ा स्टडी करते हैं। पहला सवाल मैं कराता हूँ, दूसरा तुम लोग ट्राई कर सकते हो। हमने अभी बोला कि जब भी तुम्हें इस तरीके की चीजें दी होगी तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक नॉर्मल, पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करना है और नॉर्मल ड्रॉ करना है। और तुम्हें सर्कल के अंदर याद होगा, सर्कल की एक प्रॉपर्टी है, 10th में पढ़ी होगी सर्कल के बारे में। लेट्स से ये सर्कल है और अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं, किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से यहाँ यहाँ या कहीं पे भी, तो पहले अपन टेंजेंट बनाते हैं, फिर उससे परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो नॉर्मल है ना, इट विल ऑलवेज पास टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लेना। नॉर्मल लिख भी सकते हो, नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है। मुझे ऐसा दिया हुआ है कि अगर इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली जा रही थी और वो वर्टिकल हो गई, और मुझे पता है ये एंगल I है और ये एंगल R है, तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू R होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर I इज इक्वल टू R रहेगा तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, अगर I इक्वल टू R है और I प्लस R कितना है 90। डायग्राम देखो, ठीक है। ये वाला फैक्ट लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं। तो यहां से अपने पास I प्लस R 90 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल तो 90 है ना, मुझे दिया हुआ है कि ऐसे जा रहा है और परपेंडिकुलर हो गया। इन द सेंस ये दोनों तो 90 है, इन दोनों का समीशन तो 90 है, तो अपने पास, अरे आया, हाँ 90 है, तो I प्लस R आ गया 90, और दोनों इक्वल है, तो I की वैल्यू क्या आएगी 45
और r की वैल्यू क्या आएगी 45, मतलब दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज ऑल्सो 45, एंड if this angle is 45 then I can say this angle is also 45 and this angle is also 45. ठीक है, 45 आ गया, ये है r, तो इसकी वैल्यू आराम से मिल सकती है। देखो कुछ इस टाइप की चीज है, कोई सर्कल है, मुझे इस वाले पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट, ये वाला या तो, और ये वाला आ जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट, और ये वाला जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच इज r, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल बन गया कुछ ऐसा बच्चों, जिसमें ये है y, ये है x, और ये है r, और ये है 45 डिग्री, राइट। तो यहां से तुम लोग बोल सकते हो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y इज इक्वल टू r cos 45 एंड x इज इक्वल टू r sin 45 which is r by root 2, और ये भी हो जाएगा अपना r by root 2 के बराबर, राइट। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए उसके, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये है अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस x एंड y, बट x इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो कोऑर्डिनेट में क्या लिखूंगा, आंसर क्या लिखूंगा, माइनस r by root 2 एंड r by root 2। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहले टाइप का सवाल मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन का यूज करके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके। चलिए अब इसी कर्व को चेंज कर देते हैं बहुत बार, तो तुम्हें क्या करना है मैं बता देता हूं। लेट्स से इट इज गिवन, कोई कर्व मुझे दिया है, किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है, ठीक है। लेट्स से 4y², x इज इक्वल टू 4y², ये इस पैराबोला का इक्वेशन है, एक पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, 4ay² 4ax², इस टाइप की चीज पैराबोला बोलते हैं। तो एक पैराबोलिक मिरर है, पैराबोला लग नहीं रहा बट हम मान सकते हैं पैराबोला है, x इज इक्वल टू 4y², इसकी इक्वेशन है। मैं क्या कर रहा हूं, एक रे को इधर फेंक रहा हूं, और मुझे ऐसा बोला हुआ है कि इट इज अगेन बिकमिंग नॉर्मल, या इट इज डेविएटेड बाय 90 डिग्री, ठीक है। इट इज डेविएटेड बाय 90 डिग्री। अब इसी सवाल को चेंज करने के लिए ये भी बोल सकते हैं इट इज डेविएटेड बाय 60 डिग्री, या इट इज डेविएटेड बाय व्हाटएवर डिग्री, है ना। तो x इज इक्वल टू y, वो डिपेंड करेगा कि मैंने कहां पे उसको इंसिडेंट किया है। तो मुझे ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, लेट्स से ये है पॉइंट P, तो आई नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अगेन इफ रिफ्लेक्टेड रे इज डेविएटेड बाय 90 डिग्री, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे हो 90 डिग्री से डेविएट हो गई है, तो मुझे उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस कर्व की इक्वेशन दी है, तो बच्चों तुम्हें सॉल्व करना है इसको, ट्राई करो, ट्राई, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मुझे कर्व ऐसा दिया है, ये वाला जो कर्व है, अपन वापस एक बार बना लेते हैं, कुछ ऐसे कर्व है, इस पॉइंट की बात चल रही है, तो इस पॉइंट पे पहले तो अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये किया अभी नॉर्मल ड्रॉ, तो कुछ ऐसा आया, है ना। लाइट रे कुछ ऐसे आएगी, और वो कैसी हो गई, कुछ ऐसे। तो ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं इसको अगर नॉर्मल बनाऊं, और अगर ये ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो आई और आई तो इक्वली होंगे ना, ये सीधी सी बात है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो ये वाली कितनी हो जाएगी 45, जो लास्ट वाले में था वही है, क्योंकि भाई 90 डिग्री है, ये थीटा और ये थीटा, और दोनों का समेशन 90 है, तो थीटा दोनों इक्वल होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 आ गया। और व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड टेंजेंट, 90। तो ये अगर नॉर्मल है और अगर ये टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल 90, इन दोनों के बीच में। और अगर ये 45 है तो अपना ये भी 45, और अगर ये 45 है तो ये भी 45। ध्यान से देखो, ये एंगल है 45। और तुम्हें अगर याद हो तो स्लोप ऑफ द कर्व, कोई भी तुम्हें कर्व दिया है,
y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इस कर्व का स्लोप क्या होगा? स्लोप होता है बच्चों dy by dx and that is equal to tan theta, where theta is the angle made by that line with the x axis, with the positive x axis. ये हम करते थे, ये थीटा अगर है तो इस लाइन का स्लोप क्या होता था बच्चों? tan थीटा. तो ये जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप बन रहा है, इस कर्व के इस पॉइंट पे जो मैंने स्लोप बनाया है, वो स्लोप कितना है? अगर ये 45 डिग्री है तो tan 45, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे dy by dx की वैल्यू क्या है बच्चों? tan 45 है. tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, राइट? सो हम लिख सकते हैं एट पॉइंट P स्लोप क्या है? दैट इज इक्वल टू dy by dx, और उसी को हम क्या लिख सकते हैं? tan theta which is tan 45 and that is equal to 1. स्लोप आ गया. अब dy by dx कैसे मिलेगा? तो तुम्हें उसके लिए इक्वेशन दी हुई है which is equal to x equal to 4y square. इक्वेशन को सिंपली डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? dx by x dx 4 कॉमन, y स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2y इंटू dy by dx. आई होप कि डिफरेंशिएशन क्लियर है अब तक, है ना? dx by dx क्या हो जाएगा? 1, that is equal to 8y into dy by dx. And what is dy by dx? It's the slope of this curve at this point, and at this point the slope of the curve is tan 45 which is equal to 1. So I'll put the value of dy by dx that is equal to 1, and the value of y will be 1 by 8. Your answer. y का कोऑर्डिनेट आ गया. y की वैल्यू यहां पुट कर दोगे बच्चों तो x की वैल्यू भी आ जाएगी. x की वैल्यू क्या आएगी? 4 इंटू वाई स्क्वायर, 4 इंटू 1 बाई 8 स्क्वायर, 4 डिवाइड बाई 64, 1 बाई 16. 16, तो 1 बाई 16, 1 बाई 8. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके तुम्हें इस टाइप के सवाल सॉल्व करने. अब बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, यहाँ पर डेविएटेड बाय 60 डिग्री कर देते हैं, तो होमवर्क में है ना, 60 डिग्री डेविएटेड है, होमवर्क में कर लेना. इक्वेशन यही रख लो, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. देख लो इसको. चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में. मतलब ऐसे कार्ड वगैरह नहीं आएगा, है ना, सीधा प्लेन मिरर है, इमेज प्लॉटिंग करनी है. बहुत ही आसान, सबसे आसान टॉपिक. तो हेडिंग मारेंगे अपन प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर अपने पास है. लेट्स से प्लेन मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. देखो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, मैं जब भी वर्ड यूज करूं पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगले काफी दिन तक हम यही बातें बोलने वाले हैं, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऐसा. तो लेट्स से पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और मैं जब भी बोलूं लाइन ऑब्जेक्ट, लाइन ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे ये है, दिस इज लाइन ऑब्जेक्ट. अब इसका कोई पॉइंट में बनाओ, कोई लेट्स से क्या ले पॉइंट, अगर कुछ भी पॉइंट है ना, पॉइंट रहा है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट. जरा सा ऑब्जेक्ट जैसे मास वगैरह रहता है लॉज ऑफ मोशन के अंदर. ठीक है, तो वो मास को हम पॉइंट मास ही मानते हैं. F इज इक्वल टू ma लिखते हो, दैट इज पॉइंट मास. तो इसी तरीके से पॉइंट ऑब्जेक्ट है. अब एक ऑब्जेक्ट है, उससे बहुत सारी रेज निकलेगी. हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो जितना दूर है अपना मिरर से, उतना ही इमेज भी दूर होगा. प्लेन मिरर की अगर केस है तो इससे बहुत सारी रेज निकलेगी, लेकिन हमें सारी रेज का मतलब नहीं है. तुम लोग 2-3 मैक्सिमम 3 रेज कैलकुलेट कर सकते हो टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो लेट्स से कि एक यहां पर मैंने एक रे फेंकी जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी. अगर ये मिरर है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, तो इस तरीके से जाएगी. और उसी तरीके से एक रे सीधी जाएगी और ये सीधी वापस आएगी. और उसी तरीके से लेट्स से एक रे कुछ ऐसे गई और कुछ ऐसे वापस आई, और लेट्स से ये दोनों की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी रेज जाएगी भाई.
यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, जितना भी मिरर है उतना जाएगी, ठीक है। तो अगर ये इधर जा रही है तो इसको जो पीछे ट्रेस करोगे तो बच्चों तुम्हारे पास यहां पर आ जाएगा अपना इमेज का लोकेशन। और अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये वाले एंगल दोनों सेम है, तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों एक टाइप के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। देखो इसको कोई समझने की जरूरत नहीं, हमें पता है प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हैं, जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतना ही इमेज दूर है। तो लेट से ये है x है, तो ये भी क्या हो जाएगा x। तो अपने पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। एक और बात, इमेज कैसे प्लॉट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर इमेज प्लॉट की है, तो कोई भी तुम्हें क्या करना है, 2 या 3 रेज ले लेना और उनको एक जगह पे मिला देना। जैसे अगर मैंने ये 2 रेज भी, ये तो मैंने ये तीसरी इसलिए ली तुम्हें दिखाने के लिए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें 2 रेज से ही मतलब है। जैसे 2 रेज मैंने ये बनाई होती तो ये रेज एक्सटेंड होके आगे जाती। जैसे लेट्स से कि अगर ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट से एक रे गई इधर और वापस आई, तो उसको मैंने यहाँ पर आगे लंबाया। उसी तरीके से एक रे लेट से यहाँ गई, जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके गई, उसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ मिली। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज। तो 2 से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो तीसरी अपन टाइम पास के लिए बना सकते हैं और कोई बात नहीं है। तो ये आ जाएगा अपना प्लेन मिरर का इमेज प्लॉटिंग। यूज एनी 2 रेज, ठीक है, विच इज पासिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। यूज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा, उसको ट्रेस करो पीछे की साइड, तो तुम्हें आराम से इमेज बन जाएगी। और अपने पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ऐसा। अब अगर मैं इमेज की बात करूं, इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, जैसे लेट से अगर अपने पास ऐसे कोई मिरर रहता है ऐसे, और ऑब्जेक्ट यहां पर रहती, नहीं लिख रहा है ना, मिरर है, क्वेश्चन नहीं है, एक चीज है जो समझा रहा हूं, ऑब्जेक्ट है, तो क्या इमेज बनेगी? मिरर यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो सोचो पहले तो क्या इमेज बनेगी, ठीक है। यस बच्चों, इमेज बिल्कुल बनेगी, ठीक है। इमेज डजंट डिपेंड अपॉन द मिरर लेंथ की मिरर कहां प्लेस किया है, इमेज हमेशा ही फॉर्म होगी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने मिरर यहां से लेके मैं चांद पर ले गया तो इमेज इसकी नहीं बनेगी, बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तुम्हें वो इमेज देखने के लिए इसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर इसका फील्ड ऑफ व्यू है। एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? ये वो व्यू होता है, जैसे मैं अगर किसी भी इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बोलूं तो उसी फील्ड में तुम्हें जाना पड़ेगा, जहां पर जाओगे तभी वो दिखेगा। आगे जाके हम वो भी पढ़ेंगे। फील्ड ऑफ व्यू में जाना पड़ेगा टू ऑब्जर्व दैट इमेज, ठीक है। बाकी मिरर की लेंथ कोई भी हो, इमेज हमेशा फॉर्म होगी। तो अपन यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मिरर लेंथ, ठीक है। मिरर छोटा लो, बड़ा लो, इतना बड़ा लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज हमेशा एक फॉर्म होगी। तो जैसे मैंने बताया था, इस ऑब्जेक्ट की अगर मुझे इमेज बनानी है तो क्या करो, सबसे पहले तो एक रे फेंको, कोई भी 2 रेज से काम चल जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ लगाओ, ये एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो यहां से इसको एक्सटेंड करो, यहां पे कुछ लाइन आएगी। दूसरी रे निकालो, वो कुछ ऐसे जाएगी, इसको आगे करोगे तो टच हो जाएगी, है ना। तुम लोग कर सकते हो उसको ऐसे, ठीक है। बाकी डायग्राम अपना काफी सुंदर बना है, बट तुम लोग समझ सकते हो उसको। तो यहाँ पे कहीं पे दोनों टच करेगी तो यहाँ पर आएगी अपनी इमेज, ठीक है। तो तुम लोग मिरर को एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। और यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब सोचो ना कि अगर ये तुम लोग अगर यहां पर होते, अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है कि जैसे रिक्शा में बैठे हुए अपन, तो साइड में जो 2 मिरर रहते हैं, तो काफी बार हमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे आसपास कि हमें उस मिरर में देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अपने को देखना है, किसी और को देखना है, तो हम साइड में बैठे हैं, उस
मिरर के सामने ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी हमें दिखता है, बिकॉज वी आर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इसलिए हमें वो दिखता है। जैसे अगर यहाँ पर मिरर है, सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, और मैं उसको यहां से देख रहा हूं, तो इस वजह से मुझे दिखेगा वो ऐसे, क्योंकि वो इसकी फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है। वो पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये बात अभी के लिए तो यही बात समझनी है कि इमेज फॉर्मेशन इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ मिरर लेंथ। मिरर लेंथ से इंडिपेंडेंट है अपनी इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो, लेट्स से अपने पास कोई लेंथ ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑब्जेक्ट, तो क्या रहेगा, लेंथ ऑब्जेक्ट इन द सेंस मिरर है। लेट्स से कि कोई ऐसा अगर है ऑब्जेक्ट ए बी, तो ऑब्वियस सी बात है वे, है ना, इतनी डिस्टेंस पे ए बी ऐसे बनेगा, ठीक है। तुम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दैट इज अ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, कितना मैग्निफाइड किया, और प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1। याद रखना, क्योंकि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों क्या होती है, सेम। अभी के लिए समझ लो, ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर के केस में दोनों सेम होता है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, 1। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, इंफिनिटी। समझोगे आगे जाके, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इंफिनिटी है, समझना है। फोकल लेंथ वैसे अपन को जनरली कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का काम आएगा, बट प्लेन मिरर का पूछ लिया तो दैट इज इंफिनिटी। तो लेंथ ऑब्जेक्ट का इस टाइप क्या आ जाएगा। लेट्स से कि अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा मैं टेढ़ा कर दूं, इसको अपन यहां लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को टेढ़ा कर दूं, मिरर अभी भी है, लेट्स से ऑब्जेक्ट अपना है कुछ ऐसे ए बी, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी भाई, उसकी इमेज बनेगी ऐसे, ठीक है। ऐसे मत बना देना भाई, ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेन मिरर के अंदर एक और शानदार सवाल आते हैं, घड़ी वाले सवाल। तुम्हें ऐसा दे देंगे कि कुछ टाइम हुआ है, तो अगर वो मैं अगर घड़ी में ऐसे देख रहा हूं, लेट्स से कि काफी सारी आजकल स्टैंडर्ड घड़ी आती है, लेट्स से क्वेश्चन के फॉर्म में स्टैंडर्ड घड़ी है, उसके अंदर लेट्स से कुछ बजा हुआ है 4:30 और 45 सेकेंड, कुछ ऐसा है। अगर इसी घड़ी को मैं मिरर में देखूंगा तो कितना टाइम होगा, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम लोग घर पे भी देख सकते हो, अभी ट्राई करो इसको। इस तरीके से मुझे दिया है, नंबर नहीं दिए तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बट अपन बोल सकते हैं ये 12 है, 1 2 इस तरीके से। तो 4:30 हुए और 45 सेकेंड हुई, इन द सेंस कि ये जो चीज है अपन दूसरी पेन से अगर बनाए, इसको दूसरी पेन नहीं आ रही है पास में, कोई बात नहीं, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 4:30 है और 45 सेकेंड है, तो इसको क्या करेंगे भाई, 4 बजा दो, पहले तो सॉल्व करो पहले इसको तुम लोग, फिर आना देखना, यहाँ पर 4 बजे है, देन अपन का ये आ गया 30 मिनट और 45 सेकेंड, ये आ गया 30 मिनट 45 सेकेंड, कुछ ऐसे। थोड़ा सा ये यहाँ से आगे रहेगा ना, क्योंकि ये 45 मिनट हो गया है, तो 31 और 30 के बीच में रहेगा ये वाला टाइम, जो यहाँ पर एक 31 रहेगा और 30 रहेगा, उसके बीच में बना देना। तो ये है अपना अभी का टाइम, और मुझे ऐसा बोला हुआ है कि इसी को मिरर में ऑब्जर्व करना है, तो व्हाट विल बी द टाइम, ठीक है। तो कैसे करना है इसको सॉल्व, तो तुम्हें इसके लिए मिरर लगा के देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग एक शॉर्ट ट्रिक के लिए एक चीज इस्तेमाल कर सकते हो, देखो शॉर्ट ट्रिक ही एग्जाम में भी काम आ सकती है। कोई पेपर उठा लो, तुम्हारे अंदर पेपर के अंदर रफ पेज दिया ही होगा, तो रफ पेज के अंदर जो तुम्हें टाइम दिया है उसको बना लो। जैसे लेट्स से कि मैं अगर बना लूं, मार्कर से बनाना है, जो टफ मार्कर रहती है जो आर पार दिखती है वैसी बनाना। तो लेट्स से कि अगर मैं बना दूं, ये बना दिया, ये टाइम बना दिया ऐसे, तो अगर मैं मिरर में देखूं कितना बना ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया टाइम, ये आवर एंड आ गया, ये मिनट एंड आ गया, और ये सेकंड एंड आ गया। देख सकते हो अभी कितना हुआ है। यहाँ पर क्या रहेगा, देखो ये 4 है ना, और 4 बोला है ना मैंने, यस, यहाँ पर कहीं पे 4 देन 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
तो यही वाली चीज ये 5 है, तो ये यहाँ और यहाँ के बीच में आ जाएगी। मतलब लेट से 6 है, ये 7 होता और ये 8 होता, तो यहाँ पर कहीं पे आता ये आवर एंड, मिनट एंड यहाँ पर आता और सेकंड एंड यहाँ पर आता। तो टाइम कितना हुआ है भाई? 7 बज के। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एंड था, जो इसके थोड़ा सा इधर था, वो थोड़ा सा इधर होगा इसके अंदर। मतलब अभी टोटल 30 सेकेंड नहीं हुई, अभी कितनी हुई है? 29। 7:29 और ये कितना हो गया? 15 सेकेंड। तो दिस विल बी योर टाइम। ये आ गया तुम्हारा, आ गया। ठीक है, ऐसे। तो प्लेन मिरर के केस में ऐसे कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। ऐसी मार्कर खरीद के रखना हमेशा। सवाल आता है, बिल्कुल आता है टाइम का सवाल, क्योंकि ये नहीं होता है जनरली। जैसे यहीं पे तुम लोग 30 लिख दोगे, ठीक है, 30 नहीं आएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे 29 आ जाएगा। तो पेपर लो, मार्कर बनाओ, जो टाइम दिया है उसको अच्छे से नोट करो और उसी को उल्टा कर लो, तो यू विल गेट योर इमेज। ठीक है, तो ये बेसिक अपना प्लेन मिरर का था डिस्कशन। आगे और भी बातें करेंगे, तब तक के लिए यस, इसको प्रैक्टिस करना, या एक दो टाइम तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। खुद से घड़ी बना लो, मिरर में जैसे मैंने बताया वैसे ट्राई कर सकते हो।